Sir, may I begin? Yes, come in. Thank you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Right. आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, नाम नहीं बताएं। सर, मैंने अपनी स्कूलिंग बीकानेर से की है। सर, उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से मैथमेटिक्स ऑनर्स में की है। और सर, मेरी हॉबी है हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग आपकी हॉबी है और आपने बीकानेर से है वो अपने स्कूलिंग करने के बाद में है वो आप दिल्ली चले गए हैं। जी सर। क्या कारण रहा कि ये जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे आपका विश्वास नहीं था? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मेरे काफी सीनियर भी डीयू गए थे, तो उनके गाइडेंस के अंडर मैंने भी वहाँ जाने का प्लान बना लिया, क्योंकि मुझे सुनने को मिला कि वहाँ एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। तो आपको है वो दिल्ली में रहकर शिक्षा लेना और राजस्थान में रहकर शिक्षा लेना, इनमें कोई है वो आपको चेंज लगा? जी सर। क्या चेंज लगा? सर, सबसे बड़ा चेंज तो है सर, वहाँ पे पूरे देश से स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे सर क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन हुआ, मेरा मेंटल हॉराइजन ब्रॉडन हुआ। तो दूसरा, मुझे सर वहाँ पे वेरियस आईएएस ऑफिसर्स और मीडिया पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिला, उससे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई। और सर तीसरा है वहाँ का सर जो रिसर्च कल्चर है, एजुकेशन है, वो यहाँ की कंपेरेटिवली हल्का सा थोड़ा इम्प्रूव्ड है। तो सर उससे मुझे लगता है वहाँ मुझे थोड़ा बेनिफिट मिला। तो आपने पीजी तो किया ही नहीं, रिसर्च का तो काम आपका वास्ता ही नहीं पड़ा वहाँ पे। सर, क्योंकि सर मेरा पहले से क्लियर था एम कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है, इसलिए सर मैंने रिसर्च का प्लान किया। अच्छा, तो आपने यूपीएससी ट्राई नहीं किया? जी सर, किया था। फिर क्या हुआ सर, यूपीएससी? उसमें मैं मेंस तक पहुंचा था 2 बार, लेकिन उसके बाद सर मेरा आगे चयन नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आरएस का रुख। और आरएस में सिलेक्शन होने के बाद में यदि आपने यूपीएससी ट्राई की और वहां सिलेक्शन हो जाता है तो क्या करेंगे आप? सर, अगर मुझे एसडीएम मिलता है तो सर मैं कभी वापस ट्राई नहीं करूंगा यूपीएससी। ऐसा क्यों? सर, क्योंकि ये भी एक प्रशासनिक सेवा ही है और मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। और लेकिन आईएएस और आरएस में तो बहुत ज्यादा दिन रात का फर्क होता है। जी तो सर। आप है जो इतना त्याग करने के लिए कैसे तैयार है? सर, इसमें भी मुझे लगभग काम तो वही करने का मौका मिलेगा जनता के बीच रहकर। और सर इससे मैंने काफी साल जो कंपटीशन की तैयारी की है वो मैं अपना यूज करना चाहूंगा ग्राउंड लेवल पे, ना कि अपने जो यूथ के साल वो कंपटीशन में लगाना चाहूंगा सर। या बीकानेर से हैं आप? जी सर। बीकानेर रियासत के बारे में मुझे बताएं। जी सर, बीकानेर रियासत की जो यहाँ नींव रखी थी वो राव बीका ने रखी थी, करणी माता का आशीर्वाद लेके। और उसके बाद सर राव लूणकरण सर और इत्यादि वेरियस यहाँ पे राजा महाराजा हुए, उनमें सबसे प्रमुख महाराज गंगा सिंह जी थे, और जो सबसे लास्ट में जो रूलिंग लीडर थे वो थे शार्दुल सिंह जी। गंगा सिंह जी ने है वो कब से कब तक है वो वहाँ पे राज किया? सर अर्ली 20th सेंचुरी में सर राज किया था। एग्जैक्टली सर डेट मुझे अभी याद नहीं आ रही। महाराजा गंगा सिंह जी ने है वो किस क्रांतिकारी को है वो बीकानेर आने से है वो रोक लगाई थी? किस क्रांतिकारी के बीकानेर आने से रोक लगाई थी? सर सॉरी सर, ये मुझे अभी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, मैं जाके देखूंगा इसको। आधुनिक भारत का भगीरथ जी सर। महाराजा गंगा सिंह जी को कहा गया है। जी जी सर। ये भगीरथ है वो की जो उपाधि दी गई उनको, ये क्या है? भगीरथ की उपाधि क्या है, किस रूप में दी जाती है? सर, महाराजा गंगा सिंह जी बहुत ही लिबरल लीडर माने जाते थे उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने काफी रिफॉर्म्स किए एजुकेशन में। और उन्होंने जो रोम नोट लिखा था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के जो जनता है उनको स्वराज मिलना चाहिए, इसलिए सर उनको लिबरल मानते थे, इसलिए उनको भागीरथ की उपाधि दी गई थी। ये जो लेबर कोड्स जी अभी डिक्लेयर किए गए हैं, क्या आवश्यकता है इनकी वो डिक्लेयर करने की? सर, जो पहले लेबर लॉज थे वो सर एक तो सेग्रीगेटेड नहीं थे, वो बिखरे हुए थे। कम कम 29 लेबर लॉज है, तो उनको सर कंपाइल करके एक तो 4 कर दिया, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कंपनियों को थोड़ा समझने में इजी होगी। सर दूसरा है सर वो लॉज बहुत पुराने भी थे सर, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है वो सर 1948 में आया था, तो सर इनको वापस नए जमाने के हिसाब से थोड़ा रिफॉर्म कर दिया है सर। और इसमें सर थोड़ा जो नए जो आज की रियलिटी है जैसे गिग इकोनॉमी है उनका भी ध्यान में रखा गया है, सोशल सिक्योरिटी इंप्रूव की गई है, तो इसलिए ये नए कोड्स लाए हुए हैं। अच्छा, अभी जो एसआईआर को लेकर है वो बीएलओज में है वो काफी असंतोष है।
काफी स्टेट्स में देख रहे हैं कि काफी कैजुअलिटी जी भी सर। हो गई, काफी उससे परेशान है। आपके अनुसार है वो बीएलओज के काम में है वो किस तरीके से हेल्प की जानी चाहिए जिससे कि ये बर्डन ने मानकर अपनी ड्यूटी समझकर वो काम करें? जी। सर सबसे पहले तो उनको सर जो टारगेट है वो रियलिस्टिक देना चाहिए, क्योंकि सर अभी उन पे हैवी बर्डन है, उनको टाइमलाइन जल्दी से मीट करनी होगी, वो भी घर-घर जाके। फिर दूसरा उनको सर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब सर जैसे मैंने भी अपने आस-पास देखा है बीएलओ अपने जो व्हीकल्स हैं वो लेके घर-घर जा रहे हैं, ये उनके लिए फिज़िबल नहीं है जो उनमें का ईंधन लगता है। और सर तीसरा है जो सर इसको थोड़ा ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए। अगर लोग पहले ही ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे तो उनका सर वर्कलोड कम होगा। और ये बीएलओज में है वो ये प्राय ये देखा गया है कि ज्यादातर है वो शिक्षकों की ड्यूटी है वो लगाई गई है। जी, ऐसा क्यों किया जाता है? सर एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन सर मैं गेस करना चाहूँगा। सर शायद बाकी जो भी डिपार्टमेंट है जैसे पुलिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन उनमें सर पहले से भी हैवी वर्कलोड है, तो शिक्षक है वो जब पढ़ाने के बाद जो उनको पार्ट टाइम मिलता है तो उनमें सर वो बीएलओ की ड्यूटी निभा सकते हैं सर, शायद इसलिए इनको बीएलओ बनाया जाता है। अभी भारत के प्रधानमंत्री है वो जोहान्सबर्ग गए थे, जी सर। दक्षिण अफ्रीका में है। जी। किस लिए गए थे? सर जी20 मीटिंग के लिए। G20 मीटिंग में गए। क्या है ये G20 मीटिंग है? सर जी20 एक 19 देश और 2 यूनियंस का ग्रुप है, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, और सर इसको 1999 में बनाया गया था जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसके बाद सर, ताकि फ्यूचर में ऐसी क्राइसिस ना हो। और सर अभी इसकी जो समिट हुई थी साउथ अफ्रीका ने हेड किया था, और इसके लिए प्रधानमंत्री वहाँ गए थे। इसलिए जी। ये यूएन में है वो स्थायी सदस्यता है वो क्या मुद्दा है कि भारत को स्थायी सदस्यता की यदि मान्यता मिल जाती है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? अच्छा सर, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सर 5 परमानेंट मेंबर हैं, और सर इंडिया भी डिमांड कर रहा है कि हमें भी जो है स्थायी मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए सर, क्योंकि सर जो परमानेंट मेंबर होते हैं उन्हें थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स होती है, जैसे वो कोई भी जो रेजोल्यूशन है उसको वीटो कर सकते हैं, पहली पावर तो। और सर उससे इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे पोजीशन है वो भी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि सर चाइना और यूएस और वेरियस जो पावर्स है वो अभी परमानेंट मेंबर है, सो सर इंडिया की इमेज इंप्रूव होगी। और सर इंडिया दूसरे जो देश है उनके लिए भी खुद रिजोल्यूशन पास करवाने करवाने में इंडिया का योगदान बढ़ सकता है, तो इंडिया के रिलेशंस और अच्छे हो सकते हैं कभी। अभी ये ऑपरेशन सिंदूर जो था जी उसको खत्म नहीं किया था इन्होंने, जी सर। डेफर किया था। तो अभी जो घटना हुई है दिल्ली में लाल किला के पास में है, तो ये भी आतंकवादी है वो घटना है। जी सर। तो क्या भारत है वो फिर से इस तरह का कोई युद्ध करेगा? सर फिलहाल ऐसा नहीं बताया जा रहा कि भारत युद्ध करेगा, क्योंकि सर अभी जो घटना हुई थी सर वो एक तरह से लोन वुल्फ अटैक था, क्योंकि सर जो डॉक्टर थे उसमें शायद उनका नाम है उमर नबी, वो खुद बाहर से जो है गाइडेंस लेके उन्होंने खुद ही जो अटैक अंजाम दिया था। सर अगर बाहर से डायरेक्ट जैसे पहलगाम में आए थे आतंकवादी आकर अटैक करते तो सर इंडिया दोबारा खुद ऑपरेशन सिंदूर को आगे कंटिन्यू करती। ये आतंकवादियों में एक महिला का भी नाम लिया जा रहा है। जी क्या नाम है उस महिला का? सर सॉरी सर, उसमें मैं अवेयर नहीं हूँ। अभी मुझे सर अवेयर कौन सी यूनिवर्सिटी का है वो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें देखा जा रहा है, जो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है? सर अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी। उसको किस रूप में है वो इन लोगों ने यूज किया है? उनको जो लॉजिस्टिक्स है वो उनकी सुविधा मिल रही थी, जैसे रहने की और जो भी सीखने के लिए, और जो भी सर सामान है साथ में प्रोटेक्शन भी मिल रहा था, वहाँ पे किसी को शक भी नहीं होता, इसलिए ये ओवरऑल उनको। या वहाँ की लैब्स के है वो जो केमिकल्स भी है वो इन्होंने यूज किए थे? जी सर, ये भी एक पॉइंट था, वो सब ये भी है। अच्छा, आप 3 साल तक दिल्ली रहे हैं। जी सर। और राजस्थान में तो आपका बर्थ रहा ही है। दिल्ली में है वो आप है वो मेन प्रॉब्लम है वो क्या मान रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, मैं दिल्ली में 1.5 साल रहा था क्योंकि उस वक्त कोरोना आ गया था इसलिए। और सर दिल्ली में जो मेन प्रॉब्लम है सर, एक तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है और जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है
तो ये सबसे बड़ी। दूसरा सर वहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन बहुत है। वैसे तो सर मेट्रो ने इसको काफ़ी हद तक कम किया है, लेकिन फिर भी सर वहाँ पे ये थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अभी वर्तमान में है वो पोल्यूशन को लेकर है, वो दिल्ली में सीजीआई ने ही रिपोर्ट किया है कि दिल्ली है वो रहने लायक नहीं जी है। सर। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे कम कर सकते हैं? हाँ जी। सर इसको सबसे पहले तो सर जो अभी मैकेनिज़्म जैसे चला रखे हैं, जैसे एक तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है सर, एक कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इनको सर अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, तो सर काफ़ी मदद मिलेगी। उसके साथ-साथ सर एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सर, उसमें सर इलेक्ट्रिक बसेज़ वगैरह एक्सेट्रा लानी चाहिए, ताकि सर जो प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं, उनका यूज़ कम हो। और सर बाकी सर ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे जो ई व्हीकल्स हैं उनके लिए सब्सिडी देनी चाहिए। और सर साथ में जो इनोवेटिव जो तरीके हैं, जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के प्लांट्स हैं, वो लगाने चाहिए। और सर अ, और भी सर काफ़ी हो सकता है, अभी मैं नहीं ले पा रहा। ठीक है। बीकानेर में प्रमुख फसलें कौन सी हैं? सर बीकानेर में गेहूँ और सर चने की फसलें मेजर है। बाकी सर अगर पूरे डिवीजन की बात करूँ तो उसमें सर कॉटन भी है, और गंगानगर और उनमें गन्ने भी पाए जाते हैं। मूंगफली के लिए तो पूरा बीकानेर फेमस है जी सर। और पिछली बार तो बीकानेर पूरे देश भर में पहले नंबर पे था प्रोडक्शन पर, जी तो मूंगफली को कैसे भूल गए? सर सॉरी सर, वो भी मुझे याद नहीं आया। ठीक है, इसके अलावा मिलेट्स भी होते हैं क्या बीकानेर में? जी सर, मिलेट्स भी होते हैं। तो मिलेट्स क्या हैं ये मिलेट्स? सर मिलेट सर इनको श्री अन्न भी बोला जाता है। ये सर मोटा अनाज है, जिसके अंदर बाजरा, रागी और सर 2-3 और भी इसमें अनाज शामिल है। सर ये न्यूट्रिशियस है, गेहूँ के बजाय ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। और सर ये ड्रॉट रेजिस्टेंस है, इनमें पानी की खपत कम होती है। तो सर इसके लिए इनको प्रमोट भी कर रही है सरकार। यूएन ने मिलेट्स ईयर सेलिब्रेट किया था। जी आप एज ए इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, जी सर। आप मिलेट्स के लिए 30 से 60 सेकंड में 2 से 3 पॉइंट ऐसे बताइए कि बाकी के लोगों को आपको स्पीच देनी है और कन्विंस करना है कि मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। बताइए। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, मिलेट्स जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, तो उनमें जिन-जिन देशों में जैसे अफ्रीका है, वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ के लिए वो सूटेबल रहेंगे। दूसरा सर उनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है दूसरे अनाज के मुकाबले। तो सर जैसे साउथ एशिया है, अफ्रीका, जिनमें हंगर इंडेक्स में बहुत नीचे है वो, तो वहाँ पे वो इम्प्रूव किया जा सकता है मिलेट्स की वजह से। और सर तीसरा है कि सर फूड सिक्योरिटी भी हो सकती है। अभी उन देशों को जो गेहूँ है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है इंडिया से और यूएसए से, तो वो फूड सिक्योरिटी करने में हेल्प करेंगे मिलेट्स। हंगर इंडेक्स की आपने बात की, तो इसके साथ आजकल एक टर्म चलती है हिडन हंगर। जी सर। क्या है ये हिडन हंगर? सर हंगर तो सर सिर्फ जो खाना नहीं मिलता उसको बोलते हैं, लेकिन सर हिडन हंगर वो हो गया सर शरीर के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी होना। सर जैसे अगर स्टेपल फूड कोई इंसान खाता है, गेहूं और चावल, सर उनसे उनमें जो विटामिन है, मिनरल्स है, वो उनको नहीं मिलते। उनके लिए सर एक पूरी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें सर मिल्क और एग्स और ग्रीन वेजिटेबल सभी शामिल होना चाहिए। सर ये नहीं होने की वजह से लोगों में बीमारियां बढ़ रही है और इम्यूनिटी कम हो रही है सर। हिडन हंगर को मिलेट्स दूर नहीं कर सकते क्या? जी आपने मिलेट्स को कहीं पे बताया ही नहीं कि जी हिडन हंगर भी एक हो। कर सकते हैं। ओके, आप ये बताइए, बीकानेर से महान राजा है गंगा सिंह, जी सर। फिर भी इतिहास में उनको वो स्थान नहीं है जो महाराणा प्रताप को है। जी क्या वजह मानते हैं आप इसको? सर। कहीं इतिहास लेखन में गलती तो नहीं है? नहीं सर, गलती नहीं है, लेकिन सर जो उन दोनों का टाइम था सर वो अलग था। महाराणा प्रताप का जो समय था सर, उस टाइम युद्ध ज़्यादा होते थे, तो महाराणा प्रताप ने अकबर से उनकी सेना के साथ युद्ध किया था और कभी हार भी नहीं मानी थी, तो कड़ी टक्कर दी थी। इससे सर जो लोक कहानियाँ गीतों में वो अमर हो गए। और सर जो गंगा सिंह जी महाराज है, उनके टाइम सर थोड़ी स्टेबिलिटी थी, और सर वो उन्होंने थोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम किया था। जैसे जो 1857 की क्रांति थी, उसमें जो बीकानेर स्टेट था, उनमें जो रिबेल्स हैं उनको सप्रेस भी किया था बीकानेर स्टेट ने। तो सर
ऐसा कोई बड़ा वो इवेंट नहीं हुआ। वैसे महाराजा गंगा सिंह जी ने भी जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 है दोनों में पार्ट लिया था, लेकिन सर जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर की थोड़ी कम अवेयरनेस थी। बीकानेर में भी रेगिस्तानी क्षेत्र है, जी सर। रेत के टीले और ये सब हैं, फिर भी जैसलमेर जैसा टूरिज्म बीकानेर में क्यों डेवलप नहीं हुआ? सर इसका मेन कारण ये हो सकता है कि सर जैसलमेर है तो सर उसको डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में होता है और सर कैमल सफारी होती है, वो सर वहाँ की ज्यादा पॉपुलर हो गई, उनका सर ब्रांड बन गया और वैसा ब्रांड बीकानेर में नहीं बन पाया। जबकि बीकानेर में भी ऊंट पाए जाते हैं और रिलीजियस टूरिज्म भी बीकानेर में पोटेंशियल है, जैसे करणी माता का मंदिर है, कोलायत सरोवर है, लेकिन सर जितना मैं सोच पा रहा हूँ वो शायद सर ब्रांडिंग की वजह से हो गई। जैसे ही रेगिस्तान का नाम होता है लोग सबसे पहले जैसलमेर के बारे में सोचते हैं। प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बीकानेर के एसडीएम हो, जी पर एक इमेजिनरी वे में हम सोचते हैं आप बीकानेर के एसडीएम। जी सर। आप किस तरीके से डेवलप करने की कोशिश करेंगे इस टूरिज्म को? सर सबसे पहले तो मैं जो भी यूथ है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उनसे उनको अर्ज करूंगा कि जो बीकानेर के जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जैसे करणी माता मंदिर हो गया जहाँ हजारों की तादाद में चूहे पाए जाते हैं, और जो कपिल सरोवर है कोलायत में, और जो बीकानेर की हवेलियां जूनागढ़, उन पे जो आजकल जो जैसे यूथ कनेक्ट कर पाते हैं, जो रील कल्चर है वो थोड़ी बनाए और उससे बीकानेर की थोड़ी ब्रांडिंग हो। ऊपर से सर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है मैं उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। जैसे बीकानेर में कोई फिल्म शूटिंग हो तो वैसी उनको थोड़ी प्रोटेक्शन सुविधा प्रोवाइड करूंगा। तीसरा सर अगर कोई भी बाहर से ऑफिसर आते हैं, कोई नेता आते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो एक दो फेमस टूरिस्ट स्पॉट पर घूम के आए, जिससे सर उनकी वो चीजें थोड़ी पॉपुलर हो पाएंगी। आपके फेवरेट मैथमेटिशियन कौन है? सर मेरे फेवरेट मैथमेटिशियन रामानुज है। अच्छा, उन पे कोई मूवी बनी है? सर उन पे हॉलीवुड मूवी बनी है। हाँ, क्या नाम है? सर अभी एग्जैक्टली सर नाम मुझे याद नहीं आ रहा। द मैन हू न्यू इंफिनिटी। सर द मैन। ठीक है, हॉर्स राइडिंग आपकी हॉबी है। जी सर। हॉर्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि पहले की तरह उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं है इस फील्ड में, ओवरऑल देखा जाए तो पशुओं के क्षेत्र में, तो क्या किया जाना चाहिए? सर एक तो सर जैसा ऊंटों के लिए मिशन चलाया जा रहा है राजस्थान में, वैसे ही सर हॉर्सेस के लिए भी एक मिशन चलाया जाना चाहिए ताकि उनको भी प्रोटेक्शन मिल सके। जो हॉर्स को पालते हैं उनको थोड़ी सब्सिडी मिल जाए। और सर दूसरा है उनकी ब्रीड इंप्रूवमेंट करने के लिए सर हरियाणा में एक सेंटर है एक्वींस का, तो सर उसमें थोड़ा सरकार को थोड़ा रिसर्च एंड डेवलप बढ़ाना चाहिए ताकि उनकी ब्रीड्स इंप्रूवमेंट हो सके। और सर जो गेम है जैसे ड्रेसाज हो गया सेट और पोलो हो गया, उनको प्रमोट करना चाहिए। उससे सर अपने आप जो ये इकोनॉमी बढ़ेगी और हॉर्सेस अब ऑटोमेटिक डेवलप होंगे एज ए मार्केट। हॉर्स राइडिंग हॉबी पूरी कैसे करते हो आप पढ़ाई के साथ? सर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं शाम को थोड़ी हॉर्स राइडिंग करने चला जाता हूँ। अभी भी कर लेते हो? सर अभी पिछले कुछ महीनों से नहीं कर पाया क्योंकि सर मैं थोड़ा घर से दूर रह रहा हूँ, लेकिन पहले करता था। आपके घर पर है? नहीं सर, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सर सरकारी अस्तबल है, तो मैं परमिशन लेके उनसे वहाँ पे कहाँ पर? सर पुलिस लाइन है वहाँ। ओके। प्रमुख किस्में कौन कौन सी है हॉर्स की, और आप कौन सा हॉर्स इसमें सबसे ज्यादा लाइक करते हो? सर प्रमुख किस्म में है एक तो सर राजस्थानी किस्म है मारवाड़ी हॉर्स, और सर दूसरी है जो जैसलमेर बाड़मेर में पाई जाती है मालानी, और सर तीसरी है काठियावाड़ी जो गुजरात में पाई जाती है। बाकी सर मणिपुरी पोनी है, और सर जो बाहर की ब्रीड्स हैं उनमें सर अरेबियन हो गई, थोरो ब्रीड हो गई, और सर मुझे जो सबसे पसंद है वो सर मारवाड़ी ब्रीड है। और किस किस पे राइड किया है आपने? सर मैंने मारवाड़ी ब्रीड पे भी राइड किया और सर थोरो ब्रीड पे भी राइड किया। ओके, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप दिल्ली में रहे? जी सर। डीयू में आपने पढ़ाई की, तो बेसिकली डीयू और जेएनयू के कल्चर में क्या डिफरेंस है? सर जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे सर डीयू में थोड़े यंग स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी एज थोड़ी कम होती है 12th करते ही, और तो वहाँ पे सर थोड़ा पॉलिटिसाइजेशन कम है। और जेएनयू में सर लोग पीजी और हायर कोर्सेज करने जाते हैं, तो वहाँ पे सर थोड़ा पॉलिटिसाइजेशन ज्यादा है। एक तो सर सबसे बड़ा अंतर ये हो गया। और सर दूसरा है
डीयू की सर जो स्टूडेंट्स हैं उनका झुकाव सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ज्यादा है, जैसे यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी है। बाकी जेएनयू में सर रिसर्च और जो ये डिबेटिंग ये कल्चर ज्यादा है, जिनसे वो सर मीडिया जर्नलिज्म उस तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, जितना मेरा एक्सपीरियंस। जेएनयू के लिए कहा जाता है कि ये मतलब सबसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है इंडिया में। जी सर। आपको क्या लगता है? जी सर। जबकि यहाँ पर देश विरोधी नारों की और कई बार इस तरह की खबरें आती है, तो आप किस तरीके से देखते हो, ये डेमोक्रेसी सही है, गलत है, ये होनी चाहिए या ऐसा है? आप कैसे देखते हो इसको? सर जेएनयू में जो सर स्टूडेंट है सर, उनकी जो आइडियोलॉजी है सर वो अलग अलग है। जैसे किन्हीं की कम्युनिज्म है, किन्हीं की कुछ और। तो सर वहाँ पे थोड़े कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है वो लोग ज्यादा है, लेकिन सर इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सर जो फंडामेंटल राइट्स है उनके अंडर सर सबको अपनी जो विचारधारा है वो रखने का हक है। तो सर ये जो अभी सिस्टम है, जैसे स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं, पूरी डेमोक्रेसी है सर, वो सिस्टम सही है, क्योंकि सर सबको अधिकार है अपने अपने जो विचार है वो रखने का। आपको पसंद है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी? सर मेरी पर्सनली सर मैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं रखता। क्यों? सर क्योंकि सर कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज्म का जो ओरिजिनल आइडिया दिया था सर, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। लेकिन सर ये सच नहीं है, क्योंकि सर ये रशिया में और चाइना में देखा गया है कि सोशलिज्म के बाद कम्युनिज्म कभी आया ही नहीं, क्योंकि जो स्टेट है वो पूरी तरह से पावरफुल हो जाता है और कभी पावर छोड़ता नहीं है सर। इसलिए मैं इस आइडियोलॉजी में इतना विश्वास नहीं। दिल्ली में आए दिन जब आम आदमी पार्टी थी तब गवर्नर और सीएम के कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, तो क्या था ये कॉन्फ्लिक्ट? सर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के सर, उनकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स थी। तो सर उनको लेकर जो सीएम और उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनमें सर थोड़ा टकराव रहता था सर। वो इसलिए रहता था, जैसे कई फैसले लेने हैं, जो कोई बिल्स पास करने हैं, उनको एसेंट देने हैं, तो उनमें सर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते थे, जबकि सीएम और उनकी काउंसिल का कहना था कि वो इलेक्टेड है, इसलिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए। दिल्ली में पॉल्यूशन इतना है कि आज एक रिपोर्ट बताती है कि 90% लोग दिल्ली को छोड़कर जाना चाहते हैं। 37% लोगों ने तो अपने घर बाहर शिफ्ट करने का या प्लॉट खरीद भी लिए। तो एक टाइम के बाद क्या इस पॉल्यूशन का कोई उपाय नहीं होगा तो पूरा दिल्ली खाली हो जाएगा? सर पूरा दिल्ली तो सर खाली नहीं हो सकता, क्योंकि सर जो रियल एस्टेट की प्राइसेस है वो सर बहुत ज्यादा है। तो अभी हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि दिल्ली छोड़ के चले जाए। और सर जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी, ये पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो सर ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी सर। तो पिछले 10 साल हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी भी इम्प्रूव नहीं हुई, क्या वहां पे पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है? टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हो रही है पर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, क्या है, क्या वजह है? सर टेक्नोलॉजी तो सर बिल्कुल इम्प्रूव हुई है, लेकिन सर अभी जो पॉलिसी मेकिंग है सर, उसमें ही थोड़ी लैग्स हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनका प्रमोशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। जो एक सब्सिडी स्कीम है वो भी पूरी तरह कारगर साबित नहीं हो रही है सर। दूसरा सर, गवर्नमेंट को जैसे जर्मनी का मॉडल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर रखा है, और इलेक्ट्रिक वहां भी इलेक्ट्रिक बसेस है, वो सर दिल्ली में अभी तक नहीं लाया गया। तो सर ये टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है रिन्यूएबल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, लेकिन उसका सर प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली में। और सर जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्लांट्स हैं और स्मोक टावर्स हैं, और ये ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। जैसे ये एक हो गई सर ये आर्टिफिशियल रेन की टेक्नोलॉजी, लेकिन सर ये कुछ टेक्नोलॉजी दिल्ली के लिए सुटेबल नहीं है, और सर कुछ लार्ज स्केल पे भी लगाई नहीं है। इसके कारण से भी ये आर्टिफिशियल रेन है क्या? यहाँ जयपुर में कहाँ प्रयास किए गए थे इसके लिए, और क्या जरूरी है इस चीज के लिए? या कोई क्लाउड, स्पेसिफिक क्लाउड्स होने चाहिए, क्या है इसके लिए, क्या चीजें जरूरी है? सर आर्टिफिशियल रेन में सर सिल्वर आयोडाइड डाला जाता है, बादलों में स्प्रे किया जाता है, उनसे सर रेन इंड्यूस हो जाती है। क्योंकि सर सिल्वर आयोडाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो क्लाउड के पार्टिकल के साथ अटैच, टेल और हेड उनका अटैच हो जाता है, और वो ड्रॉप्स बन के गिरने लगते हैं। सर इसके लिए जो कंडीशन है, क्लाउड्स में सर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अभी सर दिल्ली में जो देखा गया वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं थी, इसलिए सर वो बारिश पूरी तरह से हो नहीं पाई। और सर जैसे ये राजस्थान में कहाँ हुआ सर, उसका बारे में अभी अवेयर नहीं हूँ, मैं देखूंगा उसके बाद। ओके, COP30 का नाम सुना है आपने? जी सर। कहाँ हुई है?
सर ये बेलेम में हुई, ब्राजील में। अब तक की सबसे सफल कोप कौन सी मानते हो आप? सर मैं सबसे सफल COP 21 मानता हूँ। कैसे? सर वो पेरिस में हुई थी और सर वहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट जो है वो लागू हुआ था सर, इसलिए। तो उसके इम्प्लीमेंटेशन पर कहाँ अमेरिका तो इससे दूर भाग गया, तो सफल कैसे कहेंगे आप इसको? सर अमेरिका तो दूर भाग गया, लेकिन सर बाकी जो देश है उनमें कहीं ना कहीं ये कॉन्सेंसस है कि एनवायरनमेंट को लेकर काम किया जाना चाहिए। सर इसके अंडर में सर सभी देशों ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को जारी किया है। जैसे इंडिया के भी हैं, जैसे 50% जो है इलेक्ट्रिसिटी वो रिन्यूएबल होनी चाहिए, और सर इसके अंदर क्लाइमेट फाइनेंस की भी बात की गई है। तो सर इसके लिए ये बाकी जो भी कॉप हुई है उनमें सबसे जो इफेक्टिव कॉप है ये मैं इसको मानता हूँ। संरक्षणवाद और टेरिफ के दौर पर इस दौर में WTO कहीं अपनी प्रासंगिकता तो नहीं खो चुका? सर WTO है, ये हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा इनइफेक्टिव हो चुका है, लेकिन सर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अभी भी सर WTO की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें सर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सर जो उसकी एपेलेट बॉडी है उसको सर US ने अभी ब्लॉक कर रखा है। तो सर हम ये कह सकते हैं वो अभी थोड़ी इनइफेक्टिव है, उसको इम्प्रूव करने किया जा सकता है। ओके। भारत में वापस से चीतों को पुनर्जीवित करने के लिए, वापस से उनको भारत में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है? कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे हैं? सर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। अच्छा, कौन सी एजेंसी कर रही है? सर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कहाँ कहाँ से टाइगर्स लाए गए हैं? अभी हाल ही में कुछ टाइगर्स है वो फिर ट्रांसलोकेट किए गए हैं किसी दूसरे अफ्रीकन कंट्री से। कहाँ से किए गए हैं? सर टाइगर या चीता? सॉरी, चीता। सर चीता पहले तो सर नामीबिया से लाए गए थे, ऊनो नेशनल पार्क में। फिर सर उसके बाद सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा सर, शायद अंगोला कंट्री है वहां से लाए गए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ऐसा ही ट्रांसलोकेशन इंटर स्टेट हुआ है, हमारे राजस्थान में लाए गए हैं टाइगर। जी सर। कहाँ से लाए गए हैं? सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर, शायद MP से लाए हैं। MP से लेके आए हैं, बूंदी में, रामगढ़ विजदारी। तो इंटर स्टेट की कहाँ जरूरत पड़ गई? सर इस केस में ऐसा हुआ था कि वहां पे सर बाघिन की कमी थी, जो सर ब्रीडिंग करवानी थी, इसलिए लेके आए थे। तो ये तो रणथंभौर से या सरिस्का से, वहां से भी लाई जा सकती थी। जी सर। फिर सर इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, अभी मैं देखूंगा। जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया था। अच्छा। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है? सर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी इसलिए जरूरी है सर ताकि स्पीसीज में इवोल्यूशन हो सके, वो एडेप्ट कर सके। क्योंकि सर अगर सेम जो जैसे उनके भाई बहन है जो टाइगर है उनमें अगर ब्रीडिंग होती रहेगी तो आगे जाके जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे सर, इसलिए सर दूर से लाया जाता है। तो क्या ह्यूमन में नहीं हो सकते कॉम्प्लिकेशन? सर जी बिल्कुल होते हैं। तो फिर अंतरजातीय विवाहों को ज्यादा वो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंतरजातीय विवाह, जी सर इसको सर जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जी सर किया। हाँ, तो गवर्नमेंट कर रही है ऐसा? सर अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देती है क्या गवर्नमेंट? सॉरी सर इसका इंग्लिश वर्ड आप मुझे इंटरकास्ट मैरिज। अच्छा इंटरकास्ट। जी सर इंटरकास्ट मैरिज को सर सरकार ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए तो प्रमोट नहीं कर रही है, लेकिन तो सर बस ये जो कास्ट का जो धारणा है समाज में ये कम हो जाए, लोग थोड़े लिबरल हो जाए, इसलिए सर इसका इन जनरल प्रमोट किया जाता है इंटरकास्ट मैरिज। राजस्थान में कोई स्कीम है ऐसी? सर सॉरी सर मैं इसमें अवेयर नहीं हूँ। ठीक है सर। तो कास्ट को क्यों कम करना चाह रहे हैं तुम? कास्ट में क्या दिक्कत है? सर कास्ट जो सर एक एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है जो सर ना बाय बर्थ मिलती है, जबकि आज का जो सर मॉडर्न जमाना है वो सर एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी का है जो अचीवमेंट से आती है सर, इसलिए इसको कम किया जाना चाहिए। तो इससे अपने समाज में क्या क्या समस्या है, जैसे स्पेशली बीकानेर में बताओ क्या क्या समस्या है आपको देखने को? सर इससे कास्टिज्म बढ़ता है, लोग ग्रुप्स बना के रहने लगते हैं, आपस में सर भाईचारा कम होता है और सर दंगे भी हो सकते हैं, इसलिए सर ये कास्ट थोड़ी कम होनी चाहिए जो कास्टिज्म है। अच्छा, एक ही समस्या होती है दंगे वाली? नहीं सर और भी होते हैं सर, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी होती है, उससे सर जो लोग हैं वो कास्ट के नाम पर ही वोट डालते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि
यूथ को आप रील बनाने के लिए प्रमोट करेंगे ताकि आपका टूरिज्म का ब्रांड जी बढ़े। तो ये जो अभी रील कल्चर चल रहा है जी वो सही है क्या आगे के लिए, सस्टेनेबल है क्या? जी नहीं सर, पूरी तरीके से सस्टेनेबल तो यदि आपको तो एसडीएम बना देंगे तो आप तो रील बनाने में लगा देंगे उनको, नहीं सर। फिर पढ़ेंगे वो। वो तो सर मैंने इसलिए बोला सर, जिस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है सर, मैं उसको उसका यूज करके टूरिज्म प्रमोट करना चाह रहा था सर। ठीक है, अभी जैसे एनसीईआरटी में भी जैसे अपन ने तुलना की थी गंगा सिंह जी और तुलना की थी उस महाराणा वक्त। तो अभी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका वो भी रीराइटिंग कर रहे हैं, हिस्ट्री की भी रीराइटिंग हो रही है और एक नया पर्सपेक्टिव लेके आ रहे हैं। जी तो क्या ये सही है क्या? सर, इसके बारे में सर प्रो में और कॉन्स में सर दोनों आर्ग्यूमेंट हैं सर। कुछ पक्ष कह रहे हैं इसको सर गलत, ये आप चीज अपना ओपिनियन बताओ। सर मेरा ओपिनियन है ये सर चीज सही है सर, क्योंकि पहले जो बुक्स लिखी गई थी उनमें सर एक ही ओपिनियन था। मैं सर, मेरा ये मानना है अभी अगर 2-4 और डाइवर्स ओपिनियन आ जाए, जैसे जनता का ओपिनियन जो सब अल्टरनेट पर्सपेक्टिव है या फिर एलीट पर्सपेक्टिव है सारे, तो ये पूरी इंक्लूसिव हो जाएगी जो हिस्ट्री है बुक्स है। तो अभी क्या परिवर्तन किया है, कुछ आइडिया आप? सर जैसे औरंगजेब के बारे में कुछ लिखा है, हाँ अकबर के हमारा बारे में कुछ। सर अभी जितना मुझे सर ध्यान में है सर, जो ये मुगल काल था, मिडिवल पीरियड है, इसका सर थोड़ा पोर्शन कम किया गया है हिस्ट्री में। बाकी सर एग्जैक्टली मुझे अभी अवेयरनेस नहीं। ठीक है, आप जैसे आपने बताया कि जैसे आप डीयू में गए तो आपने मीडिया पर्सनालिटीज वगैरह से भी आपकी मुलाकात हुई, तो किससे मुलाकात हुई आपको, कौन आपके बेस्ट पे मीडिया पर्सन है? सर उस टाइम सर सनसेट टीवी में आते थे फ्रैंक राउसन परेरा सर, उनकी सर उनसे मुलाकात हुई थी। और सर बाकी सर एडमिनिस्ट्रेटर से भी मुलाकात हुई थी, जैसे आरबीआई गवर्नर है और सर काफी जो एक्स ठीक है, मिलिट्री। तो आपको लगता है कि जैसे अभी मीडिया जो अभी अपना काम कर रहा है जी तो वो सही कर रहा है? हाँ, जी नहीं सर, इसमें अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स है मीडिया काम में। क्या प्रॉब्लम है? अभी कोई लॉ वगैरह है रिलेटेड, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के कोई लॉ आए हैं? सर आईटी रूल्स हैं 2021 के अंदर, उसमें सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज हैं और उनका जो व्यूज है वो रूल्स आए हैं सर। उसमें ये है सर कि कोई भी एक तो इंटरमीडियरी है, उसको अपने जो प्लेटफॉर्म से जो भी कंटेंट है वो या तो देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है या उसमें ऑब्सिनिटी है, तो उसको हाथों हाथ हटाना पड़ेगा। एक उनको ओम्बड्समैन रखना पड़ेगा ताकि कोई भी जो यूजर्स हैं जी सर उनकी ग्रीवेंसेस रिड्रेस हो पाए। और सर एक ये डेटा का भी बहुत चक्कर चलता था, डेटा इकोनॉमी क्या है? सर डेटा इकोनॉमी सर, जो हर इंसान है वो अपनी डेली लाइफ में जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उससे सर वो डेटा के ट्रेसेस छोड़ता रहता है। जैसे अगर हम फोन यूज करते हैं तो अपना जो भी सर्च का डेटा है वो प्रेफरेंसेस है। और सर आज की जो इकोनॉमी है ये डेटा पे बेस्ड ऐसे है सर, हमारा जो डेटा है उससे हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या हमारा क्या ओपिनियन है वो पता चलता है। तो सर कंपनियों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है ताकि कंपनियां उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग कर पाए और पॉलिटिकल पार्टीज भी उनको टारगेट करें। जी सर ठीक है, जैसे अभी अपन यूएन पे चलते हैं, तो यूएन की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो यूएन जैसे ये युद्ध हो रहे हैं, 2-3 युद्ध हुए, उनको रोक तो पाया नहीं, ना ही उनको बच्चे लंबे टाइम से चले जा रहे हैं और यूएन कुछ खास बोलता भी नहीं है उस चीज में। तो आपको नहीं लगता यूएन एज ए ऑर्गेनाइजेशन वो यूएन का फेलियर है? सर ये एक पर्टिकुलर जो केस है युद्ध वाला, इसमें तो सर बिल्कुल यूएन का फेलियर है, लेकिन सर ओवरऑल यूएन दूसरे फैक्टर्स में अच्छा काम कर रहा है सर। जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस है उसमें सर उनको सर यूएन हेल्प कर रहा है। ये पीस कीपिंग फोर्सेज है अफ्रीका में और गाजा में, वहां भी उनको हेल्प कर रहा है। और यूएन की सर बहुत सारी कन्वेंशंस हैं टेररिज्म पे और उनमें भी यूएन सर काफी काम कर रहा है। लेकिन सर ये जो युद्ध नहीं रोकने वाला है इसमें सर यूएन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है किसी देश पे। ये सर जैसे रशिया है और इजराइल है, इनकी अपनी पॉलिसीज है इन पे। और सर जो यूएन सिक्योरिटी पॉइंट वार 5 बिंदु बताओ, 5 ऐसी घटनाएं बताओ जिसमें सफल रहो, 5 ऐसी बताओ जिसमें असफल हो। सर असफल एक तो सर ये रशिया यूक्रेन का युद्ध यूएन नहीं रुक पाया। और सर जो इजराइल गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे भी यूएन असफल हो गया। तीसरा सर जो सूडान क्राइसिस है वहां पे भी यूएन अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। और सर चौथा जो सर डोनाल्ड ट्रम्प जो इसमें है
उनका ये है टैरिफ्स जो पूरे कंट्रीज पे लगा है, वो और सक्सेस में सर यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है वो सर वो काफी अफ्रीकी देशों में है, जैसे कॉन्गो में है, वहां पे सर वो खाने की और जो भी सब समस्या है उनको हल करने में मदद करी है। दूसरा सर इनका जो हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है वो सर रोहिंग्या जो रिफ्यूजीज है या सीरियन है उनको भी मदद करने में काम कर रहा है। और सर तीसरा जो जो एक यूएन क्लॉज है जो लॉ सी उनमें भी सर यूएन जो समुद्री जो डिस्प्यूट है उनको सुलझाने ठीक है, चलो आप एक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बहुत यूज कर रहे हो रिपीटेडली, क्या होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? सर इसमें हवा में सर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ये मशीन लगी हुई होती है, ये उसको सक कर लेती है और उसको सर स्टोर कर देती है ताकि वो जो कार्बन की मात्रा है वो कम हो जाए। तो फिर कैसे स्टोर करती है, क्या रहता है उसकी, जैसे किसी देश ने किया है अभी? सर दिल्ली में भी लगाए गए थे सर 2 प्लांट, एक कनॉट प्लेस पे और सर दूसरा भी मैं तो एक कार्बन टैक्स का वर्ड भी आता है सर, जी वो क्या होता है? सर जब कोई कंपनी है प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वो एक्स्ट्रा कार्बन रिलीज करती है तो सर उसको जो टैक्स देना पड़ता है वो सर कार्बन टैक्स। कार्बन क्रेडिट नहीं होता क्या? सर कार्बन क्रेडिट भी होता है सर, कार्बन क्रेडिट उनको जो जितना वो वापस इन्वायरमेंट में प्लांट्स लगाएंगे 1 टन अगर वो कार्बन कम करते हैं इन्वायरमेंट से तो उनको वो जो मिलता है। किसी ने इंडिया के ऊपर लगाया क्या ये कार्बन टैक्स? जी सर, सर यूरोप का है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सर, वहाँ इंडिया यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट करेगा तो उनको अगर ये लगा के इसमें इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंडिया के प्रोडक्ट्स। ये सिमिलरली अपने टैरिफ भी चल रहे हैं, तो यूएस ने भी टैरिफ लगाए, क्यों लगाए इंडिया पे टैरिफ? सर यूएस ने टैरिफ इसलिए लगाए कि इंडिया को जो सर मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है यूएस को उसमें सर इंडिया का सरप्लस है लगभग $46 बिलियन का, तो इसलिए सर यूएस ने एक तो टैरिफ लगाया सर, दूसरे 25% इसलिए लगाए क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल जो परचेज कर रहा है उसके लिए वो एज ए पेनल्टी लगाए जी थे आगे ऊपर। तो उसके बाद से इंडिया ने रुख चेंज कर लिया कि यूएस से चलो अब चाइना की तरफ चले जाते हैं, और सेम टाइम अपना ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था। जी तो क्या इंडिया का स्टैंड चाइना की तरफ होना और यूएस से थोड़ा दूर जाना, तो आपको लगता है कि ये अपने नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा? सर इंडिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखने के लिए सर इन सब में बैलेंस करना होगा। इंडिया प्रॉपर चाइना पर भी रिलाई नहीं कर सकता और यूएस पे भी, क्योंकि सर डोनाल्ड ट्रंप है वो उनकी जो अभी पॉलिसीज है वो अनप्रिडिक्टेबल है, और सर चाइना है सर वो तो सर एक स्ट्रेटेजिक राइवल है भी इंडिया का, क्योंकि जो बॉर्डर है जो अरुणाचल वाला अभी इश्यू हुआ था और जो पहले भी स्टैंड ऑफ हो रहा एससीओ की मीटिंग हुई थी उसमें तो इंडिया ने बहुत ही ऐसे बढ़ चढ़ के चाइना के लिए बोला है। जी सर, क्योंकि सर इंडिया का जो काफी सालों से देखा गया एक स्टांस रहा है कि अपीजमेंट का सर, तो इंडिया ये भी ट्राई कर रहा है, पूरा सर एग्रेसिव नहीं हो रहा अभी। ठीक है, तो इंडिया को जैसे क्या स्टेप्स अब लेने चाहिए ताकि जैसे जो टैरिफ का इफेक्ट जो इंडियन मार्केट पे है उसको काउंटर करा जा सके? सर एक तो सर जो अपन थोड़ा अपनी जो सप्लाई चेन है उसको भी रेजिलिएंट बना सके। सर इसके लिए एक तो सर अभी जो यूएस ट्रेड डील के लिए निगोशिएशन चल रही है उसको सर जल्दी किया जाना चाहिए, और सर जो दूसरे देश है उन पे भी उनके साथ भी सर इंडिया को ट्रेड बढ़ानी चाहिए ताकि यूएस है या चाइना उन पे डिपेंडेंस कम हो सके। जैसे सर अभी हाल ही में इंडिया और कनाडा की जो ट्रेड डील जो पेंडिंग पड़ी थी उस पे निगोशिएशन वापस शुरू हो गई है। तो और दूसरे जो इंडिया के हमेशा के पार्टनर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, उनके साथ भी इंडिया को ट्रेड बढ़ाना चाहिए। अपने बीटीए किस किस के साथ में हो गया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट? सर एक तो सर ऑस्ट्रेलिया के साथ है, एक सर यूएई के साथ है, और सर बाकी सर पहले के ट्रेड डील्स हैं साउथ कोरिया के साथ, एशियन के साथ और श्रीलंका के साथ। पहले एक ये कहा जाता है कि जैसे साउथ चाइना सी और जो साउथ ईस्ट एशिया है, तो साउथ ईस्ट नेशंस है वो जो ट्रेड रिलेशंस बनाते हैं वो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए बनाते हैं, बट इंडिया है वो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए उस साउथ चाइना सी में रहना चाहता है। जी ठीक है, तो अब जैसे ही टैरिफ आया है तो क्या इंडिया के लिए अब सही मौका है कि वो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों सेम पॉइंट पे आ गए हैं और अब इंडिया को आगे बढ़ना चाहिए उनके साथ में? जैसे आरसीईपी का इंडिया ने डिनाई कर दिया था, तो क्या वो डिसीजन अब सही लगता है या अब कर लेना चाहिए? सर क्वेश्चन समझ गए? जी सर, हाँ इंडिया को बैलेंस करना चाहिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल में, यही क्वेश्चन है।
जियो इकोनॉमिक जो साउथ ईस्टियन नेशंस है वो ट्रेड रिलेशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जी सर। तो एक जियो इकोनॉमिक होता है, एक जियो पॉलिटिकल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर जियो इकोनॉमिक तो सर वो है, जो इकोनॉमिक रिलेशन है ट्रेड से रिलेटेड वो हो गया। जैसे सर एशियन ग्रुप है वो बना ही पूरा ट्रेड के लिए है। और सर जियो पॉलिटिकल हो गया कि सर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट है सर, जैसे क्वाड ग्रुप है इंडिया का, वो सर पॉलिटिकल नेचर का है क्योंकि सर इसमें इकोनॉमी का एंगल थोड़ा कम है। तो सर इंडिया का पहले जो स्टांस रहा है वो तो सर पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल रहा इज है। इट राइट टाइम टू कनेक्ट विद जियोपॉलिटिकल एज वेल एज जियो? सर दोनों का सर अलग अलग रोल है, तो सर दोनों को ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, दोनों को मेंटेन करना जरूरी है। और सर जहाँ तक आरसीईपी का है एंगल, सर इंडिया ने इसलिए बाहर हुआ था इंडिया उससे क्योंकि सर वो एक तो सर डंपिंग हो जाएगी चाइना के गुड्स की एशियन के थ्रू, और सर दूसरा जो न्यूजीलैंड है वहां से डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो सर ये प्रॉब्लम तो पहले भी थी और अभी भी बनी हुई है, इसलिए सर इनका सॉल्यूशन नहीं निकला, इसलिए आरसीईपी तो इंडिया अभी ज्वाइन नहीं कर सकता। और सर जहाँ तक जियोपॉलिटिकल की बात है, अभी उसमें भी सर जो क्वाड है वो थोड़ा इनएक्टिव हो गया है सबसे डोनाल्ड ट्रम्प का सेकंड टर्म है। ठीक है, आपने जैसे फिजिक्स वगैरह भी पढ़ी है तो कुछ टेक्निकली अपन देख लेते हैं। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? जी सर क्वांटम कंप्यूटिंग सर स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग सर अलग है सर। इसमें जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो सर क्यूबिट होती हैं। जो पहले के कंप्यूटर्स में सर बिट होती थी जो 0 और 1 के बीच में लाई करती थी, अब ये सर कंटिन्यूस हो गया है, इसमें कोई 0-1 नहीं है, ये सर पूरी क्यूबिट ही काम करती है। और सर इसके अंदर तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, जो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस है, क्या वो क्लासिकल कंप्यूटिंग में होना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटिंग ही तो होना चाहिए? सर दोनों में होना चाहिए सर, क्योंकि क्लासिक कंप्यूटिंग आज भी रेलेवेंट है और क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं, सर जो फ्यूचर है। इंटरनेशनल रिलेशंस की जो प्रकृति होती है उसमें और क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या समानता है? अच्छा हाँ सर, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरह होनी चाहिए सर, क्योंकि क्लासिक में तो फिर वो 0 और 1 की तरह हो गया। जबकि इंडिया ने नया जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब भी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो ऐसे ही था कि 0 और 1 नहीं है, ना दुश्मनी है ना हम प्रो किसी देश के हैं। तो सर जैसे क्यूबिट है वैसे कंटिन्यूअसली मैंने वो मेंटेन किया। तो दोनों की प्रकृति सेम है जी आप ये मानते हैं? जी सर सेंसेक्स बढ़ रहा है, जी गोल्ड प्राइस बढ़ रही है, सिल्वर की प्राइस बढ़ रही है और रुपये का मूल्य है वो गिर रहा है। क्या कारण मानते हैं? सर सबके अलग अलग कारण है और कुछ सर इंटर रिलेटेड भी है सर। सेंसेक्स तो इसलिए बढ़ रहा है कि सर जो अभी फाइनेंशियल सेक्टर है वो सर बहुत अच्छा काम कर रहा है। सेंसेक्स सर आज ही 86,000 क्रॉस कर गया है जो अब तक का हाईएस्ट है सर। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर में एक तो अभी सर एनपीए बहुत कम हो चुका है और सर ग्रोथ भी है हो रही है, इसलिए सेंसेक्स बढ़ा है। और सर दूसरा है गोल्ड प्राइसेस। सर गोल्ड प्राइसेस इसलिए बढ़ रही है, एक तो सर इंडिया का जो कल्चर है उसकी वजह से, जैसे ज्वेलरी और फेस्टिवल गोल्ड इंपोर्ट बहुत होता है। और सर दूसरा जो अभी यूएस की जो रेट है फेडरल रेट रिजर्व की वो कम हुई है, तो इसकी वजह से लोग अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सर तीसरा हो गया जो सेंट्रल बैंक्स है दूसरे देशों के भी और इंडिया के भी, वो सर गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं, सर इसके लिए गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है। और सर तीसरा सर रुपी जो है वो डिवैल्यू इसलिए हो रहा है सर क्योंकि एक तो सर अभी जो टैरिफ लगे हैं उनसे सर इंडिया का जो डेफिशिएट है, करंट अकाउंट डेफिशिएट, वो सर थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है सर। दूसरा है जो सर ऑयल प्राइसेस हमेशा बढ़ती रहती है और इंडिया ऑयल प्राइसेस तो कम चल रही है। जी सर अभी थोड़ी कम चल रही है, लेकिन सर और भी रुपी डिवैल्यू होने के और भी रीजन है सर। डॉलर खुद भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है सर कंपैरेटिवली। और सर इमर्जिंग जो मार्केट इकोनॉमी है सबकी जो करेंसी है वो कम हो रही है और इंडिया का भी सर वही है गोल। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। अभिषेक जब आप बैठ रहे थे तो थैंक यू बोला था? जी सर नहीं बोला सर एक बात में मैं आपका केवल बटन खोलने में ध्यान रहा। और बटन नहीं
जैसे एक बहुत एक ही बंद करो आप। हड़बड़ाहट में है जो आपने जैसे है ना, एक बंद करो उसको खोल लेना। हाँ, उसको भी चलते उसको- ऐसे हाँ, बैठो नीचे वाला, हाँ, नीचे तब खोल जाता। नीचे वाला है ना, उसको बंद करके आओ और बैठते वक्त ऐसे जैसे पता ही नहीं चले कि मैंने खोल दिया। हाँ, 4-5 दिन तो इस तरीके 4-5 से। बार प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट को ही आपका इंटरव्यू है, मॉर्निंग शिफ्ट ही है। नहीं सर, इवनिंग है 12:45 तो एक तो देखो स्टार्ट हो रहे हैं वो उसी दिन से है जो, तो बीकानेर पे आपसे क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, बीकानेर और दिल्ली पे है वो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। दिल्ली में वर्तमान में है वो पोल्यूशन है वो सबसे बड़ी समस्या है, इसके बारे में आपसे है वो काफी बात कर सकते हैं। दिल्ली की एजुकेशन और राजस्थान की एजुकेशन का कंपेयर आपको आपसे करने के लिए कह सकते हैं। बाकी आईआर पे आपने है वो ठीक बोला है, और रुपीज की जो गिरने के जो कारण है वो और देखना आप जी। एक तो आईटी जो कंपनीज है इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी कम हुई है, क्योंकि इसे सब आउटसोर्सिंग करती है जो। तो एक तो ये है, और एक 2-3 और कारण है इसके, तो वो थोड़ा सा आप देखना है इसमें जो क्रिप्टो करेंसी का इनका भी है जो इसमें रोल रहा है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हो सकता है उस दौरान है वो न्यू हाइज पे हो जाए सेंसेक्स है वो, क्योंकि अभी तो न्यू हाइज से थोड़ा सा कम था, वो आज यदि क्रॉस कर लिया हो तो मुझे नहीं है पता, लेकिन न्यू हाइज से थोड़ा सा कम था, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा है देख लेना। बीकानेर पे आपकी ज्यादा चर्चा होगी मेरे ख्याल से जो, क्योंकि एक हॉर्स राइडिंग, आपने हॉर्स राइडिंग आपकी हॉबी है और पुलिस सेवा आपने है वो नहीं मिली, आरपीएस का प्रेफरेंस आपने नहीं दिया, जबकि उस लाइन से आप है वो घोड़े लेकर आप है जो उस पर राइडिंग करते हैं, और फिर आपने है वो पुलिस सेवा को इसमें चूज ही नहीं किया आपने। हालांकि क्यों पता ऐसा नहीं क्यों चलेगा किया? वैसे। सर पापा पुलिस में है तो वो मैंने अच्छे से देख रखी है, मेरे लायक नहीं है वो सब चीज़। ठीक है, तो वहां पता भी नहीं चलती फिर। नहीं वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो अपन बात कर रहे हैं कि भाई आपने पुलिस को प्रेफरेंस नहीं दिया। और बताइए आप जो आपको कैसा लगा हम लोगों से बात करके, क्योंकि सारे ही सेक्टर्स है वो करीब करीब हमने है वो आपसे इसमें पूछ लिए, तो ओवरऑल आप है जो आपकी तैयारी अच्छी है, तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ। सर मैथ्स की थोड़ी मुझे लग रहा है वो मैथ्स की जो जनरल जो चीजें हैं मैथ्स में, देखिए 2 मेंबर मैथ्स के हैं वहाँ पे, विष्णु जी और आयुब खान जी हैं, दोनों प्रोफेसर हैं मैथ्स के। तो मैथ्स वाले से वो निश्चित रूप से एक तो यही पूछ लेंगे कि ऑनर्स और पास कोर्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑनर्स ही आपने है वो क्यों चूज किया, तो ये चीज आपको थोड़ा सा है वो मैथ्स में है जो देखना पड़ेगा। मैथ्स का प्रशासन में उपयोग। हाँ, मैथ्स का प्रशासन में डेटा एनालिसिस और इनकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, तो ये थोड़ा सा आप और देख लें, बाकी ओवरऑल है वो बहुत अच्छा है। अच्छा है जी सर, एक तो मुझे लगा मेरा चेहरा सीरियस लग रहा था, ऐसा नहीं ऐसा सही था जी बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है, सही है। फर्स्ट एक ये जो आपने यूं हाथों को यूं कर रखा था, हाँ ये थोड़ा तो ये है ना, अब तो ज्यादा इजी है, आपने तो यूं चौड़े कर रखे थे, हाँ यूं कर रखे थे आपने, तो ये नहीं ये कर लो, या यूं भी कर सकते हो, अब बीचों में यूं जो है तो यूं भी रख सकते हो आप, जो ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे आपका तो कंसंट्रेशन जैसे हाथों पे हो रहा है कि नीचे नहीं चले जाए, तो ये नहीं है जो, बाकी ओवरऑल जो है ना आपको बहुत अच्छा लगा था, वो दिखा तो नहीं आपको? अच्छा शुरू में वहां जो सुना है टेबल पास में दिखता है, अच्छा नहीं दिखता क्या ऐसी टेबल, हाँ ऐसी इतने वो तो ये नीचे से कोई गौर कर जाए गैप में से तो बात है, वही तो नहीं दिखता। नहीं सही है ओवरऑल, थोड़ा सा मैंने लिख दिया है थोड़े से, और थोड़ा सा आप इसको देख लो, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है।